ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर अ नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 46, श्री मुकुल वासनिक। प्रश्न संख्या 46। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार द्वारा राज्यवार कितने कौशल केंद्रों को संस्वीकृत किया गया है? ख क्या ये सच है कि सरकार भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर और झालावाड़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में कौशल केंद्रों की स्थापना करने के लिए निधि संस्वीकृत करने और जारी करने पर विचार कर रही है? और ग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। क्वेश्चन नंबर 47, श्री संत बलबीर सिंह। प्रश्न संख्या 47। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों के विषय में जानकारी है? यदि हाँ तो इस संबंध में विगत 3 वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार ने ऐसे दिव्यांगता के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ग क्या सरकार ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर रही है जिनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ऐसे अधिकांश बच्चे शिक्षा सहित अनेक सुविधाओं से वंचित हैं? और घ सरकार द्वारा इन बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है? सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। सप्लीमेंट्री 1। मैं मानयोग मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो 6 परिवार भलाई मंत्री से की सरकार को देश के दिमागी तौर पर कमजोर ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਬੋਲੀ। ਸਰ ਮਣੀਪੁਰ की सरकार ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਣੀਪੁਰ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ इसके ਵੇਰਵੇ मणिपुर के हमला है। ਜੇਕਰ नहीं ਤਾਂ इसके कारण ਦੱਸੇ ਜਾਣ। मणिपुर का नगानाथ बच्चों के भविष्य लिए किस कर रही है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर। सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं सुन नहीं पाई सर ठीक से, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग माध्यम से मेडिकल हेल्प की जाती है, एजुकेशन की भी हेल्प की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर एजुकेशन और फैसिलिटीज के लिए मदद करता है, और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं चली जाती है, और उसके साथ सर हेल्थ विभाग से हमारा RBSK का स्कीम है, जिसमें सर स्क्रीनिंग होता है अलग अलग लेवल पे, और जो बच्चे पाए जाते हैं उनको मदद की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट
रिक्वेस्ट है मणिपुर पर चर्चा हो, सभी सांसद मांग रहे हैं। Supplementary one. Question number 49, Dr. C.M. Ramesh. 49। प्रश्न संख्या 49। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले 6 महीनों के दौरान दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं और विभिन्न कंपनियों की दवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और विभिन्न कंपनियों की जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों और पिछले 2 वर्षों के दौरान उनकी कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल। Whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients, and how many Jan Aushadhi shops has been opened in India. Honorable Minister. महोदय, सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम एक स्वास्थ्य का अंत्योदय कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9,512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं जिस पर जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। एक दूसरी योजना है अमृत योजना। पहला आउटलेट अमृत फार्मेसी का 15 नवंबर 2015 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से खुला था, और इस समय 149 अमृत फार्मेसी पूरे देश में हैं, और उसमें खास तौर से कार्डियो से संबंधित मरीजों के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए लगभग 50% कम पैसे की बचत होती है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ और चावल मिल रहा है, जिस प्रकार से 9 करोड़ को गैस सिलेंडर मिल रहा है, जैसे 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल रहा है, जिस प्रकार से 8.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसी प्रकार से जो है ये अमृत फार्मेसी के द्वारा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा, आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप देख रहे होंगे कि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उनका 5 सितारा टाइप के जो अस्पताल हैं उनमें भी इलाज है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में कभी भी कोई जो है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ये देश सर्वे भवन्तु सपना, सर्वे संत strengthening public sector drug companies both under central and state government to increase the production of the essential drugs to break the monopoly of private pharma companies. जो फार्मा कंपनी अपना पैसे तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, तो उसमें जो शेड्यूल दवाइयाँ हैं उसका हमारा नियामक संस्थान है वो तय करता है। नॉन शेड्यूल जो कंपनी दवाइयाँ हैं उसका वो तय करते हैं, लेकिन उनको तो पूरी तरह से स्वतंत्र हम लोग नहीं रखते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है, और अगर वो इंक्रीज भी करेंगे तो एक साल में 10% से ज़्यादा प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि मोनोपोली उनकी नहीं रहेगी। दूसरा, मोनोपोली इसलिए भी नहीं हो सकती है कि फार्मेसी में बहुत बड़ा कंपटीशन है।
बहुत बड़ा कंपटीशन है और अब उपभोक्ता भी जागरूक हो चुका है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास तमाम संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50 श्री नारायण दास गुप्ता। प्रश्न संख्या 50 श्री नारायण दास गुप्ता, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले वर्षों की तुलना में ताप, जल, कोयला और अन्य माध्यमों से बिजली उत्पादन की लागत में कितनी वृद्धि हुई है? ख पिछले 6 महीनों के दौरान बिजली खरीद की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और ग बिजली खरीद लागत को एक उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय विद्युत मंत्री। क्वेश्चन नंबर 51 श्री इलामाराम करीम। प्रश्न संख्या 51 श्री इलामारम करीम, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम CPSU का निजीकरण करने या उसका विनिवेश करने की योजना बना रही है? ख प्रतिष्ठित CPSU के निजीकरण या विनिवेश से अर्थव्यवस्था को किस तरह फायदा हुआ है? ग क्या पूर्व प्रबंधन द्वारा भर्ती के संबंध में अपनाए गए आरक्षण के मानदंडों का कंपनियों द्वारा विनिवेश के बाद अनुपालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विनिवेश या निजीकरण के बाद प्रत्येक कंपनी में हुई भर्तियों का ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? और घ निजीकरण के बाद CPSU में काम करने वाले श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? माननीय वित्त मंत्री। सप्लीमेंट्री 1 नंबर 52 श्री प्रभाकर रेड्डी। प्रश्न संख्या 52 श्री प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार ने मुद्रा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा पिछली बार कब की थी? ख क्या मुद्रा योजना के कार्यान्वयन में कोई कमियां पाई गई थीं? ग यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं? और घ आंध्र प्रदेश में विगत 3 वर्षों के दौरान चालू वर्ष में संस्वीकृत किए गए शिशु, किशोर और तरुण ऋणों का वर्षवार, जिलावार और ऋणों की श्रेणीवार ब्यौरा क्या है? माननीय वित्त मंत्री। टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 53 श्री राकेश सिन्हा। प्रश्न संख्या 53 श्री राकेश सिन्हा, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर व्यापक परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अर्थात NFHS के स्वरूप में विस्तार करने पर विचार करेगी? ख क्या ये सच है कि NFHS मुख्य रूप से शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है? ग पिछले सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्या कितनी है? और घ क्या यह सच है कि सर्वेक्षण की अवधि और इसमें शामिल लोगों की संख्या का अनुपात असंगत है और इसको तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है? माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। उत्तर सभापटल पर रख दिया है। सप्लीमेंट्री 1 सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए और जो सैंपल लिया जाता है उसमें सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए। यही मेरा मंत्री जी से सवाल है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर,
सर, बहुत ही अच्छा सवाल आदरणीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्राम चल रहा है, हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है। और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है, तो वो 707 जिलों में हुआ है, और जिसमें कि सभी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें जनजाति क्षेत्र भी होते हैं। सर, सभी का विकास करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस माध्यम से अगर हम सोच रखते हैं तो मुझे लगता है ये सैंपल और ये सर्वे सभी क्षेत्रों में होता है, खास करके ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे जो ज़रूरतें हैं वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सर्वे एक साइंटिफिक सैंपलिंग के माध्यम से जो नीतियाँ तय करनी होती है, मदर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ सेक्टर के अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने के लिए ये NFHS डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर। सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के द्वारा हम परिवार की प्रवृत्तियों को जानते हैं, पति पत्नी संबंध हो या फर्टिलिटी का संबंध हो या महिलाओं की आज़ादी हो। तो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि भारत में धर्म की अहम भूमिका होती है पारिवारिक जीवन को तय करने में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, क्या नेशनल इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है, और शामिल किया जाता है क्या उन धर्मों विशेष को शामिल किया जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि परिवार की दृष्टि। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ अनेक जाति पंथ के समाज रहते हैं, और ये डेटा सभी का सर्वे कराता है। जब NFHS 5 डेटा सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 6,36,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ, जिसमें कि रूरल में जो 4,76,000 हाउस होल्ड थे और अर्बन में 1,60,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड सर्वे हुए। सर, ये किसी जाति धर्म से परे सबको लेके ये सर्वे होता है। 707 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इतना सबसे लार्जेस्ट सैंपल हाउस होल्ड सर्वे है कि जिसमें अलग अलग नीतियों को तय करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें सभी जातियों का भी सर्वे के माध्यम से विवरण किया जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी साबित हो रही है। सर, जब हम नीतियाँ तय करते हैं तो वो पॉलिसी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ये सर्वे के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जो सभी जाति धर्मों को इसमें समाविष्ट करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 54 श्री प्रमोद तिवारी। प्रश्न संख्या 54 श्री प्रमोद तिवारी। क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU हैं जहां पिछले 5 वर्षों में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे? सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त लोगों के नाम, शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता क्या है? और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करते समय सरकार किन मानदंडों का पालन करती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 55 श्रीमती सुलातो देव। प्रश्न संख्या 55। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सरकार के सकल कर राजस्व में तंबाकू और संबद्ध उत्पादों से संग्रहित करों का हिस्सा कितना है? क्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिस्सेदारी बढ़ी है? वे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनसे उक्त उत्पादों के बदले अधिकतम कर संग्रहित किया गया है? और क्या सरकार इनसे प्राप्त आय का एक हिस्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय वित्त मंत्री। सभापति महोदय, सभापति पर रखा जाए। सप्लीमेंट्री 1। Honorable Minister,
Thank you so much, sir, Chairman, sir, Honorable Minister. The share of taxes collected from the tobacco and allied products in the gross tax revenue of government for the financial year 2022 and 23. माननीय सभापति महोदय, जो 21-22 तंबाकू और उत्पादों में जीएसटी, प्रतिपूर्ति कर, उपकर मूल्य तथा उत्पादक शुल्क एनसीडी लगभग 62,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था और 22-23 में 72,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। Second supplementary, honorable member. Yes, sir. Yes, sir. Whether the share has been increased from the previous financial year, the state and union territories from which maximum taxes have been collected in the lieu of the said product. Honorable Minister. Honorable Minister. सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। Question number 56, Miss सरोज पांडे। प्रश्न संख्या 56 सुश्री सरोज पांडे, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क देश में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के कल्याण और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ख सरकार द्वारा इस प्रायोजन हेतु प्रतिवर्ष कितना वित्तीय व्यय किया जा रहा है। तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। Honorable Minister. माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Supplementary number 1, honorable member. कुपोषण भारत की एक गंभीर समस्या रही है और कुपोषण में अभी भारत बदल रहा है, ये दिखाई भी देता है। मैं सरकार को साधुवाद देती हूँ, बहुत विस्तृत उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी। Honorable Minister. माननीय सांसद आदरणीय सरोज जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। सर, हम कुपोषण को लेके बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है। तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसर्न दिया जाता है, और विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल डेज जो होती है, ये ग्रामीण इलाके में चाइल्ड केयर के लिए, ये कन्वर्जेंस के लिए ये मंत्रालय के माध्यम से भी ये योजना चलाई जाती है। सर, ऐसी अनेक योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से 0 से 18 एज का जो एज ग्रुप है उसमें सर स्क्रीनिंग होता है। सर, आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करती है, आशा बहनों के माध्यम से भी ये स्क्रीनिंग होता है, और अगर कुपोषित है, अगर मालनरिश्ड है, तो उन बच्चों के लिए योजना के माध्यम से भी उन्हें मदद दी जाती है। Honorable member, second supplementary. मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने योजनाओं की बहुत विस्तृत जानकारी दी। कुपोषण एक समस्या है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने जिन योजनाओं को लाया है वो सभी योजनाएं धरातल पर हो। मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि मातृ और बाल संरक्षण कार्ड योजना जो लाई गई है, यह योजना अपने आप में बहुत अनूठी है। इस योजना के लिए जो पोषण संबंधी दूर करती है, तो पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जो ये कार्ड योजना लाई गई है, इसको हम नीचे तक उतारने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे। Honorable Minister. माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छी योजना है। आदरणीय सांसद महोदय ने जो मुद्दा उपस्थित किया है कुपोषण को लेके, उसमें सर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
the Ministry of Women and Child Development to address the nutritional concern in the children. सर, ये दोनों मिनिस्ट्री के माध्यम से पोषण के दृष्टि से ये दिया गया अभियान है और ये जरूर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको नोडल ऑफिसर रहते हैं जो कि एक मॉनिटर करते हैं और हमारी आंगनवाड़ी के माध्यम से भी और हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारी आशा बहनों के माध्यम से ये बच्चों को कुपोषित है तो उनका वजन लेना हो, अगर कम है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए तहसील, तालुका प्लेस और जिला लेवल तक मदद की जाए। और सर ऐसे सेंटर्स भी है कि जो कुपोषित बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जिले में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। प्रश्न संख्या 57 डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार ने किसान ऋण माफी योजना के तहत निधि आवंटित की है, और यदि हां तो पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त योजना के तहत आवंटित निधि का राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। ख, क्या ऋण माफी योजना के तहत निधि आवंटन में अनियमितता का कोई मामला सरकार के संज्ञान में आया है, और ग, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर माननीय वित्त राज्य मंत्री भगवत किशन राव कराड़। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री नंबर 1। सर, राजस्थान में सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था और संपूर्ण कर्ज माफ हुआ नहीं। उसके कारण बहुत लोगों ने आत्महत्या की और राजस्थान सरकार ने बहुत से किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया, कुर्क कर दिया। क्या केंद्र 20,000 किसानों की जमीन को कुर्क कर दिया? क्या केंद्र सरकार राज्य को निर्देशित करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके, उनकी जमीन कुर्क नहीं हो और उनका लोन माफ हो सके? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभागृह को बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बजट डिक्लेयर किया है वो बजट में एग्रीकल्चर फंड बोल के 20 लाख करोड़ दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ अलाइड बिजनेसेस जैसे डेयरी हो, पोएट्री हो, शिप हो, ये सभी के लिए भी फंड डिक्लेयर किया है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वेविंग ऑफ द लोन इन राजस्थान, तो मैं बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार के माध्यम से कौन सा भी किसान का कर्ज पिछले 3 साल में माफ नहीं किया है और ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जो किसानों के लिए जो सरफेसी एक्ट रहता है वो सरफेसी एक्ट नहीं रहता है। जो किसानों ने लोन लिया है तो किसानों को सरफेसी एक्ट नहीं रहता है और इसलिए किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, किसानों ऐसे कोई सुविधा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। किसानों के कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है। किसानों का पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजें जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो योजना बीमा योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है, बाद में इनाम के भी मिलते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। अभी क्वेश्चन जो पूछा है जिसमें जो राजस्थान में फसल बीमा नहीं है तो राजस्थान में कौन से कंपनी को जो मिला जुका है जिसमें प्राइवेट कंपनी भी रहती है और सरकारी कंपनी भी रहता है, तो वो उसके राजस्थान के गवर्नमेंट के तरफ से जो रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 श्री रामनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 58 श्री रामनाथ ठाकुर, क्या
वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क आज की तारीख के अनुसार देश पर विभिन्न विदेशी बैंकों और संस्थानों का कितना कर्ज बकाया है। ख वर्ष 2020 से देश पर बकाया कर्ज में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है। ग आज की तारीख के अनुसार कुल कर्ज पर ब्याज की कितनी राशि अदा की जा रही है। और घ वर्ष 2020 से अन्य देशों से लिए गए कर्ज का वर्षवार ब्यौरा क्या है। बीमा घोटाला उन्होंने खुद ने किया है, जल शक्ति मंत्री ने। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय वित्त मंत्री। मंत्री जी, श्री रामनाथ ठाकुर, क्वेश्चन नंबर 59 श्री मानस रंजन मंगराज। प्रश्न संख्या 59 श्री मानस रंजन मंगराज। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना के पहले चरण में कितनी प्रगति हुई है। ख स्थापित की गई एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है। ग उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल हेतु PLI योजना के दूसरे चरण के लिए क्या योजना है और इस चरण के लिए निर्धारित समय सीमा और अपेक्षित परिव्यय का ब्यौरा क्या है। घ सरकार PLI योजना के दूसरे चरण में ओडिशा सहित अन्य राज्यों की व्यापक भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार रखती है। और अंग क्या ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। चेयरमैन साहब, जो आप सभा पटल पर रखा दे सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 60 श्री सुजीत कुमार। प्रश्न संख्या 60 श्री सुजीत कुमार। क क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की तर्ज पर देश में परंपरागत भारतीय औषधियों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करने पर विचार करेगी। ख क्या सरकार परंपरागत औषधियों और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के विशेषज्ञों की सहज उपलब्धता के लिए आयुष केंद्र खोलने पर विचार करेगी। और ग इस संबंध में आवंटित बजट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित योजना का ब्यौरा क्या है। एब्सेंट ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय आयुष मंत्री। ऑनरेबल मेंबर्स, settle down. Please take your seat. Honorable members. One second. Please maintain order in the house. Please take your seat. Honorable members, question hour is the heart of parliamentary working. Because of question hour generates accountability and transparency. Question hour permits every member of the house to seek answer from the government. The question hour is helpful to the people at large. Question hour is important for the government also because government gathers input and response. I would urge the honorable members. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.